हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 29 अक्टूबर। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। दिस लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर हम पे बात की जा रही है आरोग्य सेतु जो ऐप है जो डेवलप किया गया था कोविड-19 के दौरान। जो भी पॉजिटिव पर्सन है उनको ट्रेस करने के लिए ऐप डेवलप किया था। तो इसके संबंध में एक जानकारी सामने आई है, एक न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है कि बात ये निकल के आई है कि किसी पर्सन ने एक RTI के तहत ये पूछना चाहा कि इस ऐप को डेवलप किसने किया है। तो इसके संबंध में सरकार ने क्या बात बताई है कि उसमें जवाब ये बताया है कि उनको पता ही नहीं है कि इसको डेवलप किसने किया है। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि आप लोगों का डेटा ले रहे हो, आप उनकी चीज़ें मतलब आप ऑनलाइन मतलब कि आप इस ऐप के थ्रू उनका जो पर्सनल डेटा है आप उसको ले रहे हो, आपको ये नहीं पता है उस पर गवर्नमेंट का नाम लिखा हुआ है कि इसको डेवलप किसने किया है। बहुत ही मतलब एक विस्मयपूर्ण स्थिति बन जाती है कि इस प्रकार से सरकार जवाब नहीं दे पा रही है कि इस ऐप को डेवलप किसने किया है और नाम आ रहा है गवर्नमेंट ये ऐप है एक। तो इस ऐप के थ्रू क्या होता था कि ये ऐप एक्चुअली सभी को बोला गया था कि आप इंस्टॉल कर लीजिए, जो भी पॉजिटिव पर्सन होते हैं तो उनकी रिकॉर्ड रहता है उसके अंदर, और जो सामने वाला पर्सन यदि उसके पास आरोग्य सेतु ऐप है तो उसको पता लग जाएगा कि उसकी रेंज में कोई भी व्यक्ति जो पॉजिटिव है उसको पता लग जाएगा, एक मैसेज आएगा उसके पास कि ये पर्सन है जो कि आपकी इतनी दूरी पे इतनी रेंज में है जो कि पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से एक इंडिकेशन था, लोगों को बचाव करने का तरीका था ये आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू। लेकिन कम से कम ये जानकारी भी देनी चाहिए सरकार को कि इसको डेवलप किसने किया है। यदि कोई पूछना चाहता है, आम नागरिक है, जानकारी चाहता है, पता होना चाहिए। तो बात निकल के सामने आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो ये मिनिस्ट्री के तहत ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती हैं, मतलब IT की जितनी बातें चलती हैं, इंटरनेट, कंप्यूटर, तो ये सारी की सारी चीज़ें ये मिनिस्ट्री डील करती है। उसके तहत एक डिपार्टमेंट आता है NIC, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर। तो यहाँ पे इनकी बात की गई है इस न्यूज़ आर्टिकल के इस न्यूज़ आर्टिकल में। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये इस मिनिस्ट्री के तहत ही आती है। NIC जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आती है। तो इसके बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो आरोग्य सेतु ऐप आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि क्या है आरोग्य सेतु ऐप और किससे संबंधित। तो कोविड-19 के दौरान इसको डेवलप किया गया था। दूसरी खबर है यहाँ पे, ये लद्दाख को बताया था चीन का इलाका। ये ट्विटर पे एक इशू आया निकल के कि लद्दाख को हिस्सा जो है चीन का बता दिया गया है। तो ट्विटर की जो इंडियन जो कमेटी है उनकी, तो उनको कॉल किया है आप संसद में आइए, और वहाँ पे संसदीय समिति है एक, उसकी हेड है मीनाक्षी लेखी जी। तो मीनाक्षी लेखी जी अब उसको एड्रेस करेंगी, उन चीज़ों को डील करेंगी, उनको जवाब देना है उनके सामने। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आई हैं। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि मीनाक्षी लेखी कौन कौन सी संसदीय समिति की हेड है, अध्यक्ष है वो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मेरे को आप। पेज नंबर हम पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है इसरो अपना इस साल का मिशन लॉन्च करने वाला है नवंबर के महीने में, फर्स्ट वीक नवंबर में। तो उसके संबंध में आगे भी न्यूज़ आएगी, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, लेकिन कुछ फैक्ट पे नज़र डाल देते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, सारे के सारे फैक्ट बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। PSLV GSLV आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस उनके बीच में। तो इसरो 2020 का पहला मिशन लॉन्च करेगा श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो यहाँ से लॉन्च होगा। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कहाँ पर स्थित है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। आप एरिया बताइए वो, या स्टेट भी बता सकते हैं आप। दूसरा चीज़ यहाँ पे है कि ये PSLV छोड़ा जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसका फुल फॉर्म है, C49, ये नाम याद रखिएगा। PSLV C49 इसको लॉन्च किया जाएगा, इसके थ्रू मतलब भेजा जाएगा ये जो सैटेलाइट है। तो ये क्या करेगा, भू अवलोकन उपग्रह ये, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। इसका नाम है रीसेट 2BR2। क्या नाम है? रीसेट 2BR2। ये इसका लॉन्चिंग व्हीकल है PSLV C49, और इसमें 10 विदेशी उपग्रहों को भी छोड़ा जाएगा। मतलब जो विदेशी जो देश हैं वो भी अपने 10 उपग्रह देंगे PSLV के लिए कि आप भी इस लॉन्चिंग व्हीकल के तहत हमारी भी 10 सैटेलाइट को ले जाइए, तो पैसा पे करेंगे फिर इसरो को। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो एक रेवेन्यू भी जनरेट होता है इन चीज़ों से, क्योंकि इतना डेवलपमेंट कर रहा है इसरो। तो ये एक और चीज़, ये फैक्ट है इसमें कि ये 51वां मिशन है इसको लेकर के। ये जो PSLV से इतने लॉन्च किए गए हैं, तो इसका मिशन का भी नंबर याद रखिएगा कि कौन सा है, ये 51वां है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो लॉन्चिंग व्हीकल नाम याद रखिएगा C49, सैटेलाइट है आपका रीसेट 2BR2, 10 विदेशी उपग्रह होंगे इसमें, और 51वां मिशन होगा। अब इसमें क्या खास बात होगी कि ये सिंथेटिक अपर्चर रडार होगा इसमें एक। सिंथेटिक अपर्चर रडार काम क्या करेगा कि आपको पता है कभी कभी आपके यहाँ पे यदि सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ है तो कभी बादल ज़्यादा हो जाते हैं या बारिश होती है तो आपके सिग्नल नहीं आते हैं और आप कुछ देख नहीं पाते हैं अपनी टीवी के ऊपर।
तो ठीक उसी प्रकार से इसमें कुछ डेवलपमेंट किए, एडवांस लाए हैं ये लोग। उसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाया इन्होंने। अब बादल बरसात जैसी स्थिति में भी धरती की अच्छी मतलब अर्थ की सही पोजीशन, सही पिक्चर्स वो लोग भेज सकेंगे हमको। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी। ये धरती पर जो जितनी भी चीज़ें हैं एग्रीकल्चर को लेकर, जंगल को लेकर के, उन सब के ऊपर निगरानी रखेगा। ये जो काम करेगा उपग्रह भेजे जा रहा है, तो इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये चीज़ें। ये आप देख सकते हैं PSLV, ये C45 का है यहाँ पर, लेकिन आपको इस पर नहीं जाना है। आपको समझना है PSLV काम कैसे करता है। तो PSLV में बेसिकली 4 स्टेज होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पूछा जाता है। पहली स्टेज देखिए आप, ये होती है पहली स्टेज, यहाँ पर ये इतना बड़ा पार्ट इसका है, पहली स्टेज है इसकी। दूसरी स्टेज फिर यहाँ पे होती है इसकी, ये वाली दूसरी स्टेज है, ये आप देख सकते हैं, ये है दूसरी स्टेज का पार्ट। फिर है इसकी थर्ड स्टेज, ये वाला पार्ट है थर्ड स्टेज का। और फिर इसकी अंतिम 4th स्टेज। यहाँ पे होता है ये जो सैटेलाइट भेजा जाता है, ये ऊपर होता है इसके पेलोड जो फेयरिंग होता है, यहाँ पे सैटेलाइट होता है। ये सारे के सारे पार्ट जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, फ्यूल खत्म होता जाएगा, ये से अलग हो जाएंगे। केवल ये फिर जाएगा ऊपर और ये सैटेलाइट लॉन्च कर देगा सक्सेसफुली। तो ये है एक बेसिक डिफरेंस, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं ये। अब हम देख लेते हैं PSLV और GSLV क्या है ये चीज़ें। तो PSLV GSLV, पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि 3 स्टेज हैं GSLV में और PSLV में 4 स्टेज। बूस्टर क्या होता है? बूस्टर ये होता है कि जब लैंड से हम इसे लॉन्च करते हैं तो वहाँ पे कुछ फ्यूल लगता है, एनर्जी लगती है इसको लॉन्च करने के लिए, बहुत स्पीड से लॉन्च करना होता है इसको, तो उसको हम कहते हैं बूस्टर स्टेज। तो आप याद रखिएगा कि PSLV में जो बूस्टर स्टेज होती है वहाँ पे सॉलिड फ्यूल लगता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जबकि GSLV में लगता है लिक्विड फ्यूल, मतलब कि तरल जो फ्यूल है वो लगता है GSLV में। एक तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। प्लस 3 स्टेजेस तो लगती हैं GSLV में और 4 स्टेज होती हैं PSLV में। तो जो पहली स्टेज होती है PSLV में वो होती है सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी फिर सॉलिड और चौथी फिर से लिक्विड। ये क्रम इसमें चलता है PSLV में। GSLV में क्या होता है? पहली जो स्टेज होती है फर्स्ट स्टेज, उसमें होता है सॉलिड फ्यूल, सेकंड में होता है इसमें लिक्विड फ्यूल और थर्ड में होता है इसमें क्रायोजेनिक फ्यूल। क्रायोजेनिक तकनीक होती है, बहुत ही महंगी तकनीक है ये। तो उसमें क्रायोजेनिक फ्यूल होता है उसमें, इसमें द्रव H2 और द्रव O2 का से बनती है ये क्रायोजेनिक फ्यूल जो है, मतलब कि जो लिक्विड O2 है और लिक्विड H2 इनसे बनता है क्रायोजेनिक फ्यूल। बहुत ही कम टेम्परेचर बनाया जाता है, बहुत ही महंगी तकनीक है ये। तो तीसरी स्टेज पर क्रायोजेनिक फ्यूल का इस्तेमाल होता है GSLV में और 3 स्टेज होती हैं इसमें, ये याद रखिएगा आप। अब आप देखिए कमाल की चीज़ें। स्टेज 1 है यहाँ पे ये, राइट। तो स्टेज 1 में मैंने आपको बताया PSLV की बात चल रही है, यहाँ पे सॉलिड फ्यूल है ये। तो ये आप देखिए प्रोपेलेंट यानी फ्यूल की बात कर रहे हैं ये। यहाँ पे कितना है ये? फर्स्ट स्टेज में 139 टन, मतलब कि 139 टन यहाँ पे फ्यूल की वेट बता रहे हैं ये। फर्स्ट स्टेज सबसे भारी होगी, सबसे ज़्यादा फ्यूल इसी में होगा। आप देख सकते हैं इसकी एरिया भी आप देख सकते हैं, ये इसका पूरा का पूरा एरिया फर्स्ट स्टेज का, राइट। अब हम चलते हैं दूसरी स्टेज PSLV की, जो कि लिक्विड फ्यूल है यहाँ पे। ये देखिए दूसरी स्टेज, इसमें कितना बताया है फ्यूल? 41 टन यानी कि 41 टन। यहाँ पे 139, यहाँ पे 41, कम हो गया क्योंकि इसको हल्का भी करना है हमको। यदि ऊपर भेजना है चीज़ें हमको हल्की करनी है, फ्यूल से बहुत भारी हो जाती हैं चीज़ें, तो इसका वजन भी कम होता जाएगा। अब जब इस वाले सेक्शन का फ्यूल खत्म हो जाएगा तो यहाँ से ये अलग हो जाएगा, इस वाले लॉन्चिंग व्हीकल से ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा यहाँ पे जब फ्यूल खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर 41 टन जो वाला फ्यूल है ये काम करेगा सेकंड स्टेज पे। थर्ड स्टेज पे आप देखिए कितना रह जाता है, 7.65 टन रह जाता है इसका फ्यूल। यानी कि पहली स्टेज खत्म, ये अलग हो जाएगी, सेकंड स्टेज का फ्यूल खत्म, ये अलग हो जाएगी, फिर आता है थर्ड स्टेज, ये भी खत्म हो जाएगा फ्यूल, फिर आती है फोर्थ स्टेज। देखिए कितना रह जाता है 2.5, यानी कि केवल महज 2.5 टन रह जाता है, बहुत हल्का हो जाता है यहाँ पे। ये लास्ट वाली स्टेज है, ये भी खत्म हो जाता है। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से अलग हो जाती हैं, केवल ये वाला पार्ट शेष रह जाता है जो कि ऊपर जाता है सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। तो आई होप कि इसके थ्रू आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे ऊपर जाती हैं, कितना फ्यूल कहाँ पे लगता है। अब मेरे को एक चीज़ बताइए आप, सॉलिड और लिक्विड फ्यूल के कुछ नेम है, प्रॉपर नेम है। एक का है UDMH और एक का है HTPB। उनकी फुल फॉर्म बताइए मेरे को आप कि वो क्या है और कौन सा ठोस है और कौन सा द्रव है। ये भी प्रश्न में पूछा गया है, तो ये स्टेज आप याद रखिएगा। और सॉलिड और लिक्विड फ्यूल कहाँ कहाँ पे कैसे होते हैं ये भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, पूछा गया एग्जाम्स के अंदर, इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर पर बात की गई है,
ये बात की गई है कि अभी आपको पता है 2+2 डायलॉग हो गया चुका है भारत और यूएसए के बीच में जो मतलब सैन्य समझौता है, सुरक्षा समझौता है एक। तो उसके अलावा एक और बात चल रही है कि यूएसए बोल रहा है भारत को, भारतीय नौसेना के लिए F-18 विमान का प्रस्ताव दिया है यूएस ने कि भारत इसको खरीद ले, सुरक्षा के लिए बेहतर है, हमारे पास अच्छी एक चीज तकनीक है ये। और इसमें समुद्री इलाके में निगरानी के काम आने वाला सी गार्डियन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भी शामिल है। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट क्या होता है, जहाँ पे कि इंसान की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसकी ये सारी की सारी बात की जा रही है। तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए कि अभी एक डील करके चुके हैं, डील का नाम BESA और बताया था आपको कल के ही न्यूज आर्टिकल में। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं कि इस प्रकार से जो डील चल रही है यूएसए के साथ में, यूएसए में इलेक्शन आ रहे हैं अभी, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है सूरसागर तालाब। सूरसागर तालाब जोधपुर के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर क्या बात की गई है कि एनजीटी ने इनको फटकार लगाई थी पिछले साल कि यहाँ पे कूड़ा कचरा जो डाला जा रहा था तो इसको बर्बाद किया जा रहा था तालाब को, इसको लेकर फटकार लगाई थी। तो एनजीटी के बारे में देख लेते हैं। इसका गठन 2010 में हुआ था। एनजीटी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए आप। एनजीटी के जो अध्यक्ष हैं उनको चुना जाता है, केंद्र सरकार नियुक्त करती है, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट के CJI से कंसल्ट करने के बाद उनकी नियुक्ति करती है। और ये एक ट्रिब्यूनल है, एनजीटी नेचुरल जस्टिस पे काम करता है ये। इसके भारत के अलावा कौन से 2 देश हैं जहाँ पे कि इस प्रकार की बॉडी बनाई गई है, इस प्रकार ट्रिब्यूनल बनाया गया है दुनिया के अंदर, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। पूछा गया एग्जाम के अंदर। भारत तीसरा कंट्री है, उससे पहले 2 कंट्री और हैं इस प्रकार का ट्रिब्यूनल बना चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस ट्रिब्यूनल का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है, 2010 में बनाया गया था। इसके जोनल ऑफिस हैं 4, वो कौन कौन से हैं? ये हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। तो ये जो काम किया है ये भोपाल वाले ऑफिस ने किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एनजीटी के आदेश के बाद भी सूरसागर तालाब के एक बड़े हिस्से में कचरा से पटने की स्थिति अंकुश लगाने में ये चीज़ें हुई हैं। तो भोपाल ने, ये देखिए अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल ने यहाँ पे ये फटकार लगाई थी इनको लेकर के। तो आपको इनके जो जोनल ऑफिस है इनके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। 4 जोनल ऑफिस है इनके, तो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं चीज़ें। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएसए ने अभी कुछ डील की है, 2+2 डायलॉग के तहत डील की है। अभी वो कुछ और भी चीज़ें बोल रहा है, प्रस्ताव दे रहा है कि भारत खरीदे। तो यूएसए के अंदर अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है, कहीं ना कहीं चीज़ें संबंधित हैं इलेक्शन से, किस प्रकार से चीज़ें प्रभावित होती हैं, बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं ये। तो भारत के साथ अभी सैन्य समझौता किया है, चीन से उनकी तनातनी चली रही है, ट्रेड वार को लेकर चल रही है चीन के साथ। जो बाइडेन जो है वहाँ पे ये विपक्ष में है अभी, जो कि मतलब प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होना चाहते हैं, कैंडिडेट हैं ये प्रेसिडेंट के लिए, जो बाइडेन, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये केसी सिंह जी हैं, ये सामरिक तौर पर हमारे लिए सार्थक होगी यह वार्ता, कुछ इस प्रकार की एडिटोरियल लिखा गया इनके द्वारा। तो ये जो सारे के सारे प्रयास, नवंबर में इलेक्शन है, इस प्रकार के समझौते होना, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट होना है भारत के साथ में, कहीं ना कहीं भारतीय समुदाय से चुनावों में फायदा लेने की बात की जा रही है। बहुत बड़े स्तर पर हमारा तबका है यूएसए के अंदर, तो उनका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है इस प्रकार से। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। ये जो सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं कूटनीतिक रणनीति होती है ये। एक होती है राजनीति, एक होती है कूटनीति, दोनों ही अपनी इंपॉर्टेंट है। राजनीति अपने देश के अंदर जो की जाती है वो राजनीति होती है, जो अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं अपनी अपनी राजनीति करते हैं, अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपने अपने इश्यूज होते हैं उनके। लेकिन कूटनीति, इसको बोलते हैं डिप्लोमेसी बोलते हैं इसको। आपने देखा होगा डिप्लोमेट्स होते हैं जो आप देखते हैं, एम्बेसडर वगैरह, ये सारे के सारे डिप्लोमेट्स हैं, जो कि जैसे भारत देश के डिप्लोमेट्स यूएसए के अंदर है, तमाम सारे अन्य देशों में हमारे डिप्लोमेट्स हैं। तो डिप्लोमेसी, कूटनीति अलग चीज़ें होती हैं। आपको किस प्रकार से कैसे संबंध बनाने अपने पड़ोसी देशों से, दूर के देशों से। तो डिप्लोमेसी बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसमें कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं, कई सारी पॉलिसीज मैटर करती हैं। तो ये सारे के सारे काम कूटनीति के तहत होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कूटनीति, विदेश नीति का हिस्सा ही है कूटनीति। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, थोड़ा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर किया है। ज़्यादा कुछ फैक्ट तो है नहीं इस आर्टिकल में वैसे। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है, ये कोविड-19 के दौरान अभी बात की जा रही है। यहाँ पे एक ईशान थरूर है, ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है इन्होंने। तो ये बात कर रहे हैं कि यूरोपियन जो देश हैं वहाँ पे दूसरी लहर आ गई है कोविड-19 की अभी। तो भारत में बताया जा रहा है कि जैसे जैसे केसेस कम हो रहे हैं, अच्छी बात है भारत के लिए, लेकिन यूरोप में इसकी एक दूसरी लहर आ गई है कोविड-19 की, ये देखी जा रही है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिका में एक दिन में 83,000 नए मामले आ गए हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। जबकि भारत में ये चीज़ें कम हो गई हैं। भारत की आबादी 130 करोड़ देश का आबादी है, जबकि यूएसए में तकरीबन 35-40 करोड़ लोग हैं। अब फ्रांस, पोलैंड भी बुरी तरीके से प्रभावित हुए अभी देश हैं ये, वर्तमान में प्रभावित हैं ये। चेक गणराज्य में देखें हम तो वहाँ की जो आबादी है केवल महज 1 करोड़ है,
जिसमें से कि 2.5 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं कोविड-19 से। बहुत बड़ी बात होती है, 1 करोड़ की आबादी में से 2.5 लाख लोग संक्रमित हो गए हैं, तो मतलब काफ़ी बड़े चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे कोविड-19 को लेकर के, मतलब ज़्यादा व्यापक इसका असर देखा जाता है वहाँ पे। स्पेन में तो आपातकाल भी घोषित कर दिया है अभी, लेकिन कैनरी द्वीप को छोड़ दिया गया है वहाँ पे। मैं दिखाऊंगा कैनरी द्वीप कहाँ पे है, क्योंकि इसकी बात की गई तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैनरी द्वीप पूछा गया है पहले भी यूपीएससी एग्जाम में। तो स्पेन में आपातकाल तक लग गया है, तो इतनी मतलब बुरी स्थिति आ गई है कोविड-19 की दूसरी जो लहर है, तो हम सबको भी इससे बचाव रखना है अभी, क्योंकि सर्दियों के दिन आ चुके हैं। तो कोविड बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है सर्दियों में, क्योंकि इसके लिए एक अनुकूल इसको एनवायरनमेंट मिल जाता है। इसके अलावा जैसे हम देखें दक्षिण कोरिया, तो एशिया में दक्षिण कोरिया, वियतनाम ने बहुत ही बेहतर मैनेजमेंट किया है, तो ये इनकी तारीफ के काबिल हैं। ये इन्होंने किस तरीके से डील किया है कोविड-19 को, तो दक्षिण कोरिया वियतनाम इस मामले में बहुत ऊपर हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने डील किया है, तो अच्छी बात हो जाती है इनको लेकर के। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको, जो कैनरी आइलैंड की हम बात कर रहे हैं, ये है कैनरी आइलैंड, यहाँ पर स्थित है। ये अटलांटिक ओशन है पूरा का पूरा, नॉर्थ और साउथ। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये है यूरोप कॉन्टिनेंट। तो यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है स्पेन। स्पेन ये यहाँ पर स्थित है स्पेन, और इसका ये जो एरिया है कैनरी आइलैंड, इसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि समुद्री एरिया है। यहाँ पे इसने अभी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं किया है, इस एरिया को छोड़ दिया है इन्होंने, जबकि स्पेन की जो मेनलैंड है यहाँ पर इन्होंने घोषित कर दिया है। स्पेन की आप कैपिटल मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इससे बॉर्डर शेयर कर रहा है यहाँ पे पुर्तगाल। इंपॉर्टेंट है पुर्तगाल, आपको पता है कि पुर्तगाल से जो भौगोलिक यात्राओं की शुरुआत हुई थी वो पुर्तगाल से ही होती है। कई सारे लोग पुर्तगाल से जाते हैं, भारत भी आते हैं। आप मेरे को बताइए, हाँ, भारत में किस वर्ष में एक व्यक्ति आए थे बाहर के, कहाँ से आए थे, उनका नाम किस वर्ष में आए थे और उनका नाम क्या है? जो भारत में भौगोलिक खोजों के दौरान सबसे पहले व्यक्ति जो आए थे उनका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, किस वर्ष में आए और क्या नाम है उनका। पेज नंबर 9 में बात की जा रही है, ये है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ये कह रहे हैं कि दूसरी छमाही में सकारात्मक रहेगी भारत की वृद्धि दर। तो भारत की जो ग्रोथ रेट है वो आने वाले जो 6 महीने हैं वहां पर अच्छी रहने की संभावना है, ये बता रहे हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नाम याद रखिएगा, राजीव कुमार है। इसके जो अध्यक्ष है इनका नाम है पीएम, मतलब इनका नाम है, जो अध्यक्ष इसके होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। पेज नंबर 9 में बात की जा रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन है अंकटाड। सबसे पहला प्रश्न ये है कि अंकटाड का गठन किस वर्ष में हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये मेरे को आप बताइए। तो अंकटाड ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें यह बताया कि पिछले 6 माह में दुनिया में 49% की कमी आई है एफडीआई में, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं विदेशों से, एफडीआई और एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सबसे बढ़िया जो होता है वो होता है एफडीआई, वो भी अच्छा है, लेकिन एफडीआई जो है वो एक उसकी एक स्थिर स्थायी प्रकृति होती है। ऐसा नहीं कि आज गया और परसों निकल गया एफडीआई, ऐसा नहीं होता है। एफडीआई आता है तो मतलब कई सारी चीज़ें लेके आता है, एम्प्लॉयमेंट लेके आता है, कई सारे स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो बेसिक डेवलपमेंट लेके आता है एफडीआई। जबकि एफपीआई जो है लाता तो वो भी है, लेकिन वो एक हॉट मनी जैसा हो जाता है, मतलब आज आया शाम को चला गया, उसका कोई भरोसा नहीं है कब आ रहा है, कितना आ रहा है, एकदम से बूम करता है, एकदम से डाउन चला जाता है। तो ये 2 बेसिक डिफरेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो एफडीआई के बारे में उन्होंने कहा है कि जिसका सबसे बुरा प्रभाव जो पड़ा है वो विकसित देश इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। दुनिया के अंदर 49% की कमी आ गई है एफडीआई को लेकर के। तो ये यहाँ पे अंकटाड की एक रिपोर्ट आई है, अंकटाड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक, तो उसने एक रिपोर्ट अपनी 2020 की पब्लिश की है। तो आप मेरे को इसका हेडक्वार्टर और किस वर्ष में गठन हुआ है इसके बारे में बताइए, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि कोविड-19 के दौरान इस प्रकार की रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है अंकटाड के द्वारा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं चीज़ें, तो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। पेज नंबर 10 से बात की गई है, ये एक छोटी सी न्यूज़ है, मैंने कवर कर ली है। तो पुरी का दशहरा मेला है, पुरी में दशहरा मेला लगता है, बहुत ही विख्यात यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बैरियर तोड़ के भीड़ घुस आई है, तो ये बताया गया है कि इस प्रकार के एहतियात हमको बरतने की जरूरत है। हमें थोड़ा सा भावनाओं को रोकना पड़ेगा अपना। कोविड-19 से यदि हमें डील करना है, इससे ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, इसको डील करना है तो हमें थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ नहीं करनी है कि हम धर्म के नाम पर कुछ भी कर लें। हम मतलब आप सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन एक प्रॉपर वे में सेलिब्रेट कीजिए आप। तो इस प्रकार के कृत्य ना करें कि बैरियर तोड़ भीड़ मतलब घुस आई है वहाँ पे, तो चीज़ें गलत हो जाती हैं इससे। तो इसलिए मैंने इसको एक लिया है यहाँ पे न्यूज़ को। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एनवायरमेंट के हिसाब से ये न्यूज़। सुंदरवन के जलीय जीवों की जान प्लास्टिक कचरा ले रहा है यहाँ पे। तो ये बात की गई है सुंदरवन की। सुंदरवन एक डेल्टा है, बहुत ही फेमस डेल्टा है दुनिया के अंदर, भारत के अंदर। ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है सुंदरवन डेल्टा, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 2020 में एक चक्रवर्ती तूफान आया था, इसका नाम है अम्फान। ये अम्फान तूफान
बंगाल की खाड़ी में आया था, जो कि यहाँ तक पहुँच गया सुंदरबन तक, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाया था इस अम्फान तूफान ने। तो जब तूफान ये आया था वहाँ से, तो प्लास्टिक का कचरा बहुत ज़्यादा मात्रा में लेके आ गया उसके साथ में ये। तो यहाँ पर रहने वाले जलीय जीवों, उनके अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया इस प्लास्टिक कचरा को लेकर के। तो ये एक रिपोर्ट आई है, यहाँ पे बताया गया कि किस प्रकार की लापरवाही है, जलीय जीवों की जान खतरे में इससे पड़ रही है, उनकी जान भी जा रही है इसको लेकर के। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि प्लास्टिक कितनी खतरनाक है। हमको भी बड़े अच्छे तरीके से इसको यूज करना चाहिए। प्लास्टिक को लेकर के रीयूज, रिसाइकिल करके एक कॉन्सेप्ट भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए कि प्लास्टिक को सही प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए। इसको ऐसे ही नहीं कहीं भी थ्रो कर दिया, जितना मैक्सिमम यूज आप कर सकते हो उतना करना चाहिए आपको। और जहाँ पे भी आप इसको अवॉइड कर सकते हो, वो भी एक बेहतर उपाय है कि आप प्लास्टिक को यदि अवॉइड कर सकते हो। तो पेज नंबर 10 से बात की जा रही है। बिहार में अभी इलेक्शन चल रहे हैं और पहला चरण हुआ है बिहार में इलेक्शन का। महज 55% वोटिंग हुई है वहाँ पे। बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 का। कोविड-19 के दौरान पहला इलेक्शन है जो कि हो रहा है विधानसभा का। तो महज 55% वोटिंग हुई है, बहुत, जो कि बहुत ही कम है वोटिंग वहाँ पे। तो देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी। उससे पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है कि बिहार में मतदान कितने चरणों में होगा, ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो पहला चरण शुरू हो गया है यहाँ पे। राज्यपाल का नाम फागू चौहान है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर राज्यपाल का नाम भी। अब हम देख लेते हैं बिहार का थोड़ा सा लोकेशन। तो यहाँ पे है बिहार, ये बिहार की कैपिटल है पटना। मेरा एक और प्रश्न है यहाँ पे आपसे, बिहार का नाम जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बिहार को किस क्षेत्र में आता था, बिहार उस क्षेत्र को क्या बोलते थे बिहार को, मतलब बिहार जिस क्षेत्र में आता था उस क्षेत्र को क्या बोलते थे प्राचीन समय में, एंशियंट हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं। तो ये मेरा आपसे प्रश्न है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि बॉर्डर कौन कौन शेयर करता है बिहार से। ये आप देख सकते हैं, नेपाल है यहाँ पे। तो नेपाल उत्तर में बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट में उत्तर प्रदेश है जो कि इससे बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पे झारखंड आ जाता है इसके साउथ में, फिर आता है वेस्ट बंगाल। तो 3 राज्य हैं जो कि बिहार से बॉर्डर शेयर करते हैं, और नेपाल देश है जो कि बिहार से बॉर्डर शेयर करता है। आपको पता होगा कोसी रिवर, ये सारी की सारी जो जब फ्लड आता है बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, तो यहाँ से निकलती हैं जो कोसी रिवर ऊपर से। तो इस प्रकार से ये चीज़ें चलती हैं, फिर इस प्रकार से यहाँ पे बंगाली खाड़ी में गिर जाती हैं। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए इसकी ज्योग्राफी का कि कौन कौन से राज्य इसको बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ऊपर इसके आ जाता है नेपाल। तो ये एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि फिलहाल में इसके चुनाव चल रहे हैं वहाँ पे, तो प्रश्न पूछा जा सकता है इन चीज़ों को लेकर भी। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जरा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियोस का फायदा उठा सकें। यदि आप कोई मुझे सुझाव भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।